आफ्टरनून बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4। ठीक है, वायु। ठीक है, तो वायु में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और इसमें आए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे मौसम एवं जलवायु कैसी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है ना। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है और किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लग करते हैं, है ना। अब देखेंगे हम यहाँ पे तापमान। तो क्या आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, है ना। वायु में जो गर्म होती है, जो शीतलता मतलब ठंडी होती है, उसी परिणाम को क्या कहते हैं, हम तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, ठंड की अपेक्षा क्या है, गर्मी के दिन जो है वो बहुत गर्म होती है। अब देखें ना, आतपन तो एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। वह सूर्य से आने वाली है वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती। क्या कहलाती है वो, आतपन। और आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यहाँ देख रहे हो, प्रयोग कर देख रहे हैं, तापमापी तापमान मापता है, वायु दाब मापी वायु दाब नापता है। चित्र को आपको बनाना है। ठीक है, ये वर्षा मापी है, वर्षा के कौन माप रहा है, वाद्य दिग्दर्शनी पवन की दिशा को क्या कर रहा है, दर्शाता है। ठीक है, मौसम की जानकारी के लिए यंत्र है। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि ध्रुव क्या है, बर्फ से क्यों ढके हुए हैं, है ना। ध्रुव क्या है, बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। तो यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें जो है वो नहीं उग सकेगी और गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें वायु दाब। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है ना बल। ठीक है, किंतु हम इनका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो है विपरीत बल लगाता है ना, विपरीत बल लगाता है, इसलिए हमको महसूस नहीं हो पाता है। और पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वो क्या करता है, वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, फिर है वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटना घटता जाता है और वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या करती है, वो गमन करती है। यहाँ अब हम देखेंगे पवन। ठीक है, तो ये तो वायु दाब था, वायु दाब के बारे में यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, पवन के बारे में। तो उच्च दाब क्षेत्र से क्या है, निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। ठीक लगा लो यहाँ से। ठीक है, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तो तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है।
है ना। जब हम बाइक में रहते हैं और बाइक में जब बैठे रहते हैं, है ना, 2 लोग बैठे हैं तो पीछे छाता जब खोलते हैं तो क्या होता है, हवा के माध्यम से वो छाता जो है वो उड़कर कहीं दूर चला जाता है ना। ऐसे छाता खोलना हमारे लिए वहाँ पे हितकर नहीं होता है। और तो आप इसे कभी कभी पवन इतनी तेज होती है इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। अपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम ये 3 पवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।